हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और जैसा कि हम झारखंड जीके पढ़ रहे थे, तो उसमें झारखंड हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था। आई थिंक मैंने लगभग 5 लेक्चर दे दिए आप लोगों को। आज ये 6ठा लेक्चर है और हम लोग रीजनल डायनेस्टी यानी कि क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। सो चलिए हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आज आप लोग के लिए एक अच्छी खबर भी है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कंटेंट को हिंदी में कीजिए, बाइलिंगुअल का थोड़ा इशू था, किसी को हिंदी किसी को इंग्लिश चाहिए। सो आज से मैंने क्या किया है कि जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और मैं चूँकि दोनों लैंग्वेज में ही बताता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज से मुझे नहीं लगता है कि जो हिंदी वाले एस्पिरेंट हैं उनको कोई दिक्कत होने वाला है। स्टिल इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो आप मुझे कमेंट में पूछो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ माय चैनल हमारा झारखंड। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JPSC, JSSC, CGL and any other competitive exams of Jharkhand. Apart from that, जो SBI, बैंक पीओ, रेलवे, RRB, RBI, एक्साइज किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैथ्स, आपका GS का पोर्शन जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा कुछ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल साइंस, रीजनिंग, मैं सब कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप समझ लो कि ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने जनरल कॉम्पिटिशन्स के लगभग सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अलॉन्ग विद स्टेट PCS एंड IAS, ठीक है। सो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और हम चलते हैं। दिस इज़ मी, योर मेंटर एंड गाइड। आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी। मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी मदद करने वाला हूँ और हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। सो झारखंड का इतिहास, झारखंड हिस्ट्री, ठीक है, इसका ये 6ठा लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे के सारे 1 से 5 तक के लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी में मैं चीज़ों को बताते जा रहा हूँ और उन्हीं क्रोनोलॉजी में आपको चीज़ें याद भी होंगी, तब एग्ज़ाम में आप लिख पाओगे, ठीक है। सो हमने स्टोन एज की बात कर ली थी, मेटल एज की बात कर ली थी, हम वैदिक पीरियड को देख चुके थे, ये नोमेनक्लेचर हमने ख़त्म कर लिया था। हम स्टोन एज को देख चुके थे, पैलियो, मीजो, नियो, मेटल में कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, ये तीनों को देख चुके थे। हमने वैदिक पीरियड देख लिया था, लेटर वैदिक पीरियड भी देख लिया था। कहानी सबको याद है ना? क्यों रिकैप करूं? चलो बीच से करते हैं, ठीक है। आर्यंस आए थे, असुर यहाँ थे, मुंडा का आगमन हुआ था, दोनों में झगड़ा हुआ, ठीक है। असुर हार गए, मुंडा ने अपना राज्य स्थापित किया। मुंडा के बाद आया नया रीजनल डायनेस्टी, कौन? नागवंश। मुंडा और राव का जो किंग राजा चुनने की प्रक्रिया थी वो सिमिलर थी, तो अच्छा क्वालिटी देके उन्होंने क्या किया कि नागवंश को अपना जो पावर था हस्तांतरित कर दिया। देखो, हमने मुंडा किंगडम देख लिया था, ये तो मुंडा किंगडम की ओरिजिन की स्टोरी है। हमने मुंडा किंगडम देख लिया था। तो मुंडा किंगडम के जो पहले राजा थे कौन थे? ऋषा मुंडा। और जो अंतिम हुए वो कौन हुए? मदरा मुंडा। इसको आप याद रखना। अच्छा, कल मैं बता दिया था, कल मैं जब बात कर रहा था मैंने बताया था कि देखो नाग डायनेस्टी जो थी ना, नाग राजवंश, उसका इलाका ये था। नाग राजवंश का इलाका ये था। डायनेस्टी का मतलब राजवंश होता है। रक्षायल यहाँ थे, रक्षायल यहाँ थे। इनको उठा के, इनको अबदस्त किसने किया? उठा के कौन, किसने फेंका? तो चेरो ने फेंका था। और हमने किसका देखा था? हमने 3 डायनेस्टी देखी थी। नागवंश हमने देख लिया था। नागवंश मैंने कहानी के तौर पे आपको बताया था सब कुछ। और ये सुतियांबे, अडॉप्टेड सन ऑफ मदरा मुंडा, आदि पुरुष, सन टेम्पल, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रताप राय, जिसने कैपिटल को सुतिया से सुतियांबे टू चुटिया शिफ्ट किया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर हमने बताया था राजा भीमकर्ण के बारे में, बैटल ऑफ बर्ना याद रखना था, भीम सागर आपको याद रखना था, और आइडियल ऑफ वासुदेव जो मूर्ति उसने लूट के ले गई थी उसे याद रखना था। तो इस तरह करते हमने नागवंश को पूरा देख लिया था। और ये कैपिटल वाला जो पोर्शन है ना, ये जो राजधानी वाला है, इसे जरूर याद रखना है अच्छे से। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बिलीव मी। इस क्षेत्रीय राजवंश आज मैं खत्म करने वाला हूँ। 1 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। इस 2 लेक्चर से 2 से 4 आपके प्रश्न बनते हैं। हार्डली मेरा वीडियो 1.5 घंटे का, आप देख लो, वो भी कहानी के तौर पे मैंने बताया है। और अगर शॉर्ट एंड प्रिसाइज देखोगे तो शायद 30 मिनट का लेक्चर होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से ग्रैप्स कर लो, तो मैं चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ। अच्छा, रक्सैल हमने देख लिया था, ठीक है। इसमें याद रखना ये 2 ब्रांच में बढ़ गए थे, एक कुंडलवा था, एक देवगन था। ये बेसिकली अपने आप को राजपूत मानते थे। अब पलामू के साउथ ईस्ट पार्ट को इन्होंने रूल किया था। अब फिर हमने चेरो डायनेस्टी की बात की, तो बस हमने 3 की बात की थी, नागवंश, रक्षायल वंश और चेरो, ठीक है। चेरो में आपको पता होगा सबसे फेमस नाम था मेदिनी राय का नाम था, ठीक है।
इन्हें इनका जो पीरियड था उसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अपने जस्टिस के लिए जाने जाते थे। भगवत राय चेरो डायनेस्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे। अब देखो आज से हम पढ़ने वाले हैं सिंह वंश, और ये रहा मेरा कंटेंट। आप देख लो पूरा का पूरा मैंने बाइलिंगुअल कर दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है। और अब से आपको जो भी झारखंड के सब्जेक्ट के कंटेंट मिलने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश पर डिज़ाइन किया हुआ था, तो हिंदी में करने में थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा वक्त लग भी रहा है, पर मुझे लगता है कि आप लोग जिस चीज़ में खुश रहोगे, जिस चीज़ में आपको बेहतर समझ आएगी, हम वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका ऑफलाइन कोचिंग का है बैचेस के लिए, तो आप थोड़ा वक्त मुझे दो, मैं सारे चीज़ों को सेग्रीगेट करके एक परफेक्ट कोर्स प्लान कर रहा हूँ। देखो सिर्फ कोर्स बता देना और आपका जुड़ जाना ही मेरा मकसद नहीं है। आप अगर इनरोल करो तो आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमारी पूरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम आपको एग्ज़ाम को निकलवा दें, आपके एग्ज़ाम में आपका एक सीट फिक्स करें। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसको सिंपलर वे में कैसे डिज़ाइन किया जाए, आपको कितना बेहतर हम समझा पाएंगे, सो बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। आई थिंक बहुत जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कौन कौन से कोर्स कैसे आएगा। टिल देन देखो मैं सब कुछ तो दे ही रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पढ़ो ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी क्या कोर्स आएगा नहीं आएगा, बाय द टाइम आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अभी एग्जाम में थोड़ा वक्त है, ठीक है। सो चलिए देख लीजिए, आपका कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो अब मुझे नहीं लगता है किसी कमेंट आना चाहिए कि सर हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। अब दोनों है, आपको मैं दोनों मीडियम में बताने वाला हूँ। और प्लीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज शुड नेवर बी ए बैरियर टू लर्न, ठीक है। सीखने के समय आपको भाषा कभी रुकावट नहीं बननी चाहिए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले सिंह डायनेस्टी, मतलब सिंह वंश, ठीक है। तो सिंह वंश, देखो सिंह वंश का जो पहला पॉइंट है, आज भी हम कहानी के तौर पे ही समझेंगे, जिसको मैंने स्टार मार्क करूंगा, आपको वो चीज़ याद रखना है। बाकी चीज़ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मेरी कहानी एक बार सुन लो, ठीक है। पहले मैं पॉइंट्स पढ़ूंगा, फिर मैं समराइज करके आपको इस स्लाइड का मेन चीज़ दे दूंगा, ठीक है। तो बस देखते चलो। देखो कहता है कि सिंह वंश पर सिंह वंश का शासन था, सिंहभूम पर सिंह वंश का शासन था। सिंहभूम वाज रूल्ड बाय सिंह डायनेस्टी। सिंहभूम कौन सा इलाका है? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जो था, ठीक है, जो जमशेदपुर चाईबासा वाला इलाका है। तो कहते हैं कि सिंहभूम पर सिंह डायनेस्टी, सिंह वंश का शासन था, ठीक है। अब W हंटर ने, एक व्यक्ति है जिन्होंने भारत का शाही गैजेटियर द इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया लिखा था, जिसमें कि सिंहभूम को, सिंहभूम जो जमीन थी, जो सिंहभूम जगह था, क्षेत्र था, उसको द लैंड ऑफ सिंह किंग ऑफ पॉरहेट का नाम दिया था। उसे सिंह राजा की भूमि के रूप में बताया गया था। मतलब W हंटर ने जो अपना बुक लिखा द गैजेटियर ऑफ इंडिया, ठीक है, द इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने सिंहभूम का जो इलाका था ना, वो सिंह राजा का भूमि बताया है। उसको बोला है कि वो जो क्षेत्र है वो सिंह राजा से बिलोंग करता था। ऐसी बात है बस, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो W हंटर ने कौन सी बुक लिखी थी? तो भारत का शाही गैजेटियर या द इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तीसरा, द सिंह डायनेस्टी। अच्छा देखो, सिंह डायनेस्टी जो है ना, वो क्लेम करते रही है कि हो ट्राइब्स से पहले हमने शासन सिंहभूम में स्थापित कर दिया था। सिंह वंश ये क्लेम करते रही है, दावा करते रही है कि हो ट्राइब्स के पहले ही हमने सिंहभूम का जो क्षेत्र है उस पे इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन हो ट्राइब्स जो है, हो जनजाति, इस बात का खंडन करती है। वो बोलती है कि नहीं, सिंहभूम का जो नाम है उनके गॉड या देवता सिंहबोंगा के नाम पे है, इसलिए आपका खंडन, आपका जो बात है वो गलत है। और डॉक्टर वी वीरोत्तम इस बात का सपोर्ट भी करते हैं, डॉक्टर वी वीरोत्तम इस बात का सपोर्ट भी करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? सिंह वंश वाले बोलते हैं कि सिंहभूम का इलाका उनका है, वो उन्होंने पहले ही उसमें राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन हो ट्राइब्स बोलता है कि नहीं, सिंहभूम का जो नाम ही जो है ना उनके भगवान के नाम पे पड़ा है, इसलिए आपका दावा गलत है। और डॉक्टर वी वीरोत्तम इस बात का सपोर्ट करते हैं। बस कहानी हो गई खत्म। बस पॉइंट सुनते चलो हिंदी में। उसी तरह से एक है टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था सिंहभूम सरायकेला खरसवान थ्रू द एजेस। जो लिखा, बुक का नाम क्या था? सिंहभूम सरायकेला खरसवान थ्रू द एजेस, जिसे आप हिंदी में कहते हो कि सिंहभूम सरायकेला खरसवान युगों के माध्यम से। मतलब ये जो टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह है, उन्होंने अपनी किताब सिंहभूम सरायकेला खरसवान युगों के माध्यम में से जो सिंह का राजवंश है, जो सिंह वंश है, ये जो सिंह वंश है, जो सिंह की डायनेस्टी है, सिंह राजा का जो राजवंश है, उसको वंश प्रभा के रूप में उतारा है। किसके रूप में उतारा है? वंश प्रभा। मतलब उनका जो डायनेस्टी का इतिहास है, जो उनके फोर फादर सबको लिखा, फिर समझना,
नृपेंद्र नारायण सिंह ने एक किताब लिखी जिसमें सिंह वंश के जो वंशज है उनको वंश प्रभा के रूप में उस किताब में उकेरा है, ठीक है, उसके बारे में उल्लेख किया है और उसमें दो बातें मेन पाई गई है, ठीक है। तो वंश प्रभा के राइटर कौन है? टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। और वंश प्रभा किसका है? तो सिंह वंश का, सिंह राजवंश का पारिवारिक इतिहास है इसमें, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री जो सिंह डायनेस्टी की थी उसको टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह ने एक बुक में जिसका नाम है सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस, उसमें किस रूप में उकेरा है, उल्लेख किया है? तो वंश प्रभा के रूप में उल्लेख किया है। और उसमें बताया है कि सिंह वंश लगभग 7वीं सेंचुरी, मतलब 693 BC, सॉरी AD, 693 AD में लगभग, ठीक है, सिंहभूम के क्षेत्र में आए थे। इसके अलावा उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात करी है, वो बात ये है कि उनका मानना है, पहले तो जान लो कि कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि जो सिंह राजवंश है ना, ये राठौड़ राजपूत है जो कि राजस्थान के थे। ये क्या है? राठौड़ राजपूत है जो राजस्थान के रीजन से यहाँ पे आए थे और यहाँ आते ही वो दो ब्रांचेज में, दो शाखाएं में बट गए, ठीक है। सो हमने यहाँ 4 बातें कही, अब कहानी के तौर पर समझते चलना। जो सिंहभूम है वहाँ पे सिंह वंश का राज था, पहला पॉइंट खत्म। W हंटर ने द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, जिसे कि भारत का शाही गजेटियर कहते हो, उसमें जो सिंहभूम का क्षेत्र है उसे सिंह राजा, सिंह राजवंश की भूमि बताई है। तीसरा कि सिंह डायनेस्टी, सिंह राजवंश हमेशा ये बोलते रही कि हो ट्राइब से पहले हम यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन हो ट्राइब इस बात का खंडन करती है, बोलती है कि नहीं, सिंहभूम जो है उनका जो गॉड है सिंहबोंगा, उनके नाम पे रखा गया है और डॉक्टर बी वीरोत्तम इस बात का सपोर्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है कि टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह ने जो अपना बुक लिखा, जो कि था कि सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस, इस किताब में उन्होंने सिंह डायनेस्टी का इतिहास को, पारिवारिक इतिहास को वंश प्रभा के नाम रूप में उल्लेख किया है और बोला है कि 7वीं सेंचुरी में आए थे। चौथा पॉइंट है, बहुत हिस्टोरियन या स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, ऐसा वो मानते हैं कि ये जो सिंह डायनेस्टी के लोग थे, जो सिंह वंश था, ये एक्चुअली राजपूत थे, ठीक है, राठौड़ राजपूत थे, कहाँ के? राजस्थान के, ठीक है। और यहाँ आने के बाद, झारखंड के क्षेत्र में आने के बाद ये 2 शाखाओं में बट गए, ठीक है। चलो अब देखो, आज हमने 2 बुक की बात की है, ठीक है। एक तो W हंटर ने लिखा था द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया और दूसरा सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस, ठीक है, जिसमें कि इसको किसने लिखा था? इसको किसने लिखा था? इस बुक का नाम याद रखो, इसको लिखा था टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह ने। और इसमें देखो, टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह ने इस किताब को लिखा, इसमें सिंह डायनेस्टी के, सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास को बताया गया और जो इतिहास बताया गया उसको बोला गया वंश प्रभा। जो उल्लेख है जिस रूप में, वो जो चैप्टर है जिसमें इसका उल्लेख है उसको वंश प्रभा बोलते हैं। और वंश प्रभा में बताया गया है कि ये जो राजवंश है ये आने के बाद झारखंड में 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचेस में बट गए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था वंश प्रभा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंह वंश में, आप इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंश प्रभा ही है। ये फैमिली हिस्ट्री है किसका? सिंह डायनेस्टी का, सिंह राजवंश का, ठीक है। अब देखो ये 2 ब्रांचेज जो है, इसको ध्यान से आप देखो, अभी भी आपको कहानी सुनना है, ठीक है। ये 2 शाखाएं हैं, पहली शाखा और दूसरी शाखा। देखो पहली शाखा की मेन बातें को सुन लो आप। पहली शाखा का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 8वीं सेंचुरी में हुआ, वो 8वीं सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। इसके जो संस्थापक थे वो थे काशीनाथ, दूसरा काशीनाथ। इसका एक और पॉइंट है कि लगभग काशीनाथ के बाद 13 शासक हुए इसमें, ठीक है। बस फर्स्ट जो आपका ब्रांच है इसमें इतनी कहानी है। 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, काशीनाथ ने स्थापित किया और लगभग 13 शासक हुए इसके, ये जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें। चलो फर्स्ट ब्रांच खत्म, सेकंड ब्रांच पे चलते हैं। सेकंड ब्रांच जो है आपका, ये लगभग 13वीं सेंचुरी, लगभग 1205 AD में स्थापित किया गया। कब? 1205 AD में, ठीक है, लगभग 13वीं सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुआ। इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो दर्प नारायण सिंह थे। कौन थे? दर्प नारायण सिंह, ठीक है। अब देखो दर्प नारायण सिंह, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सिंह वंश के दूसरे जो ब्रांच है, दूसरे शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दर्प नारायण सिंह। इनका जो पीरियड रहा 1205 से लेकर 1262 AD तक का रहा, ठीक है। अब इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या मैं बता रहा हूं आपको। दर्प नारायण सिंह के बाद युधिष्ठिर, उनके पुत्र, उन्होंने गद्दी संभाला। फिर काशीनाथ सिंह ने संभाला। अच्छा, काशीनाथ सिंह ने एक इंपॉर्टेंट बात करी थी, एक चीज किया था, उसको याद रखना। जो सिंहभूम का इलाका था उसकी राजधानी पोरहट में बना दी। उसकी राजधानी कहां बनी? पोरहट में। सो ये इंपॉर्टेंट है कि पोरहट जो राजधानी थी उसे आखिर किसने, मतलब पोरहट में राजधानी किसने बनाई? तो काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, याद रखना।
एक बात और देखते हैं, काशीनाथ के बाद आए अच्युत सिंह। ठीक है, अब अच्युत सिंह जो हैं इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट चीज किया कि उनकी एक कुल देवी थी इस क्या कहते हैं सिंह राजवंश की एक कुल देवी थी जिनका नाम था पौरी देवी। ठीक है, पौरी देवी, इन्होंने उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित किया। ठीक है, अपने कुल देवी जिनका नाम है पौरी देवी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौरी देवी जो है किस राजवंश से बिलोंग करती हैं, तो सिंह डायनेस्टी। ठीक है, तो अच्युत सिंह क्या किए कि पौरी देवी जो उनके कुल देवी थी उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित किए। ठीक है, फिर आए त्रिलोचन सिंह, फिर आए अर्जुन सिंह, फिर आए जगन्नाथ सिंह टू। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रहे ठीक ना रहे कोई बात नहीं है। अब देखो एक और मेन बात, जो 13 रूलर रहे, जो 13 शासक रहे ना, वो बड़े क्रूएल नेचर के थे, बड़े टायरेंट थे। ठीक है, वो मतलब अपने हिसाब से बड़ा तानाशाह बिहेवियर था उनका, जिसके कारण जो भूमिया जनजाति है, जैसे जो कि भूमिज रिवोल्ट हुआ, जो भूमिया जनजाति उसने विद्रोह कर दिया, और भूमिज विद्रोह जो हुआ, भूमिया विद्रोह या भूमिज रिवोल्ट या भूमिया रिवोल्ट आप जिसे बोलते हो, ये इनके पीरियड में हुआ था। क्यों? क्योंकि इनका तानाशाही नेचर था, बड़े क्रूएल नेचर के थे, टायरेंट बिहेवियर के थे। ठीक है, तो यही बस इतनी इसकी कहानी है। तो इस स्लाइड में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट वन जो मैंने क्या बोला था, 8वीं सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ। किसने स्टैब्लिश किया, संस्थापक कौन है, तो काशीनाथ जी। इसके बाद 13 रूलर हुए, इसकी कहानी हो गई खत्म। इसमें याद करने वाला कुछ था ही नहीं, बस 2 ही नाम है, 8वीं सेंचुरी और काशीनाथ। हम सेकंड में चलते हैं। 13 सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुआ, 13 सेंचुरी में 1205 AD में लगभग, जो उसका एग्जैक्ट टाइम है। दर्प नारायण सिंह, यही इंपॉर्टेंट है, फाउंडर थे, संस्थापक थे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कि पोरहट में राजधानी किसने बनाई, तो काशीनाथ सिंह ने। और पौरी देवी किनकी कुल देवी है, तो सिंह डायनेस्टी की। और किसने उनका प्राण प्रतिष्ठा करके पौरी देवी को स्थापित किया मंदिर में, तो भाई अच्युत सिंह ने। ठीक है, और भूमिज रिवोल्ट, भूमिया विद्रोह किस डायनेस्टी में, किस क्षेत्रीय राजवंश के समय में हुआ, तो सिंह डायनेस्टी के समय। ठीक है, सिंह राजवंश में हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी 13 शासक हुए इनके लाइन से, ये सारे के सारे बड़े क्रूएल नेचर के थे, बड़े निर्दयी तानाशाह व्यवहार के व्यक्ति थे। चलो, तो अब हो गया हमारा सिंह डायनेस्टी खत्म। अब हम चलते हैं मान डायनेस्टी की तरफ। ठीक है, देखो बहुत लोग ना कंफ्यूज करते हैं, ये मान डायनेस्टी या मानभूम का जो इलाका है वो कहाँ का इलाका है, ये जो क्षेत्र है मानभूम का क्षेत्र। तो मैं आपको बताऊं, मानभूम का क्षेत्र जो है ना, धनबाद का आसपास वाला जो इलाका है, धनबाद ही समझो कि मानभूम का क्षेत्र था। ठीक है, अब देखो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि द रूल ऑफ किंग ऑफ मान डायनेस्टी वाज स्प्रेड इन हजारीबाग एंड मानभूम। जो इनका क्षेत्र था, जो रूलिंग क्षेत्र था जिसपे ये राज्य किया करते थे, वो क्षेत्र हजारीबाग से मानभूम तक के बीच का एरिया था। अब आप देखोगे अगर मैप में, चलो हम थोड़ा मैप भी दिखाते हैं आप लोग को। देखो ये हजारीबाग का क्षेत्र ये रहा, और धनबाद का क्षेत्र ये रहा आपका यहाँ पे। तो ये जो बीच का इलाका है ना, यही आपका जो इलाका था, ये मानभूम का क्षेत्र। ये मान डायनेस्टी जो थी ये इस पे रूल किया करती थी। ठीक है, हाँ, तो मानवंश के राजा का शासन हजारीबाग और मानभूम में फैला हुआ था। लगभग वो हजारीबाग और धनबाद का जो पूरा एरिया था, जो मानभूम के आसपास का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया पे इनका राज चलता था। दूसरा, इनका मान डायनेस्टी या मान राजवंश ने कभी राज्य किया था, इसका उल्लेख आखिर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलता है, तो हमें 2 जगह से इसका हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन मिलता है। पहला तो है कि जो दूधपानी इंस्क्रिप्शन 8वीं सेंचुरी में मिली, 8वीं शताब्दी में जो दूधपानी शिलालेख मिला या इंस्क्रिप्शन मिला, इससे पता चलता है कि हाँ, मान डायनेस्टी ने वहाँ रूल किया था। आखिर उस शिलालेख में क्या था, तो उसमें देखो कुछ नहीं था। ये हजारीबाग के पास जो एक जगह है दूधपानी, उसमें मानवंश के बारे में उस जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन, उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है। तो पहला कि जो 8वीं शताब्दी में जो इंस्क्रिप्शन मिला है दूधपानी में, जो शिलालेख मिला है, उसमें मानवंश का जिक्र है। ठीक है, दूधपानी की जगह हजारीबाग के पास, इसको याद रखना। दूसरा कि गोविंदपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी, की 14वीं शताब्दी में जो गोविंदपुर का शिलालेख मिला। अब ये गोविंदपुर कहाँ है, तो ये देखो, ये धनबाद का इलाका है, आज भी है। अगर आप जाओगे तो गोविंदपुर करके जगह है वहाँ पे। तो जो इंस्क्रिप्शन गोविंदपुर में मिला, जो 14वीं शताब्दी में मिला था, ये भी बताता है मानभूम के बारे में। और ये देखो, ये मैंने लिख दिया कि धनबाद के आसपास का इलाका है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो शिलालेख बनाया गया, इसको किसने लिखा था, तो गंगाधर ने लिखा था, पोएट गंगाधर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गोविंदपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि 14th सेंचुरी का है, ठीक है, 14वीं शताब्दी का गोविंदपुर शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था, तो पोएट गंगाधर।
ठीक है, कवि गंगाधर के द्वारा लिखा गया था। और गोविंदपुर कहाँ है? तो धनबाद में है। दूध पानी कहाँ है? तो हजारीबाग में है। चलो अब इसका 2 पॉइंट और इसको खत्म करते हैं। इसमें मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना ही देखना है, चाहे आप जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लो या जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लो या झारखंड के किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लो। जितना मैं बता रहा हूँ स्टिक टू इट। देखो हमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, हम स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं, हार्ड वर्क नहीं करने वाले हैं, हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। स्मार्ट वर्क को ऐसे चैनलाइज करेंगे ना कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके हाथ में मिलेंगे। अभी मैं आपको पढ़ाने के बाद इसके एमसीक्यूज देने वाला हूँ और हम यही सॉल्व करेंगे। उसमें 1 घंटा 2 घंटा जो लगे मैं यही सॉल्व करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो बताया था देखो कितने क्वेश्चन उससे बाहर से हैं। ठीक है, सो जितना मैं बता रहा हूँ आप उस पर ही स्टिक कर जाओ। अब देखो, तो मान रूलर जो थे ना वो एक्सट्रीमली क्रूएल नेचर के थे। मान रूलर जो थे, मान डायनेस्टी, मान राजवंश के जो शासक थे वो भी बड़ी क्रूएल नेचर के थे। तो 2 प्रमुख घटनाएं यहाँ हुई, 2 मेजर इंसिडेंट यहाँ पे 2 प्रमुख घटनाएं हुई। पहला कि जो सबर जनजाति थी मानभूम में वो पंचेत शिफ्ट हो गया, पंचेत चले गया। ठीक है, तो सबर जनजाति का पलायन हो गया, पंचेत चले गए वो। और दूसरा कि जो भूमिज ट्राइब है, जो भूमिज ट्राइब है उसने स्वराज आंदोलन, ठीक है, देखो द स्वराज मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय भूमिज ट्राइब। जो भूमि जनजाति है उसने स्वराज आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो सिंह वंश में भूइयां रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, मान डायनेस्टी में 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि एक तो सबर ट्राइब पंचेत शिफ्ट हो गया, सबर जनजाति मानभूम से उठकर पंचेत चली गई। और दूसरा कि जो भूमिज ट्राइब हैं, भूमि जनजाति है, उन्होंने स्वराज आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बस इसकी कहानी खत्म हो गई। इसमें देखो 4 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक तो दूध पानी इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ये गोविंदपुर वाला इंपॉर्टेंट है। ये कवि गंगाधर, शायद शक्तिमान का एक्चुअल नाम गंगाधर ही था ना, इस तरह से याद रखना ना, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट चीज, एक तो सबर ट्राइब शिफ्ट कर गए थे, पलायन हुआ था सबर ट्राइब का। कहाँ पलायन कर गए थे? तो माइग्रेट कर गए थे पंचेत में। और दूसरा कि भूमिज ट्राइब ने स्वराज मूवमेंट किया था, स्वराज आंदोलन किया था। ठीक है, इसमें बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाओ पंचेत स्टेट। देखो मानभूम में ही, मानभूम का जो बड़ा क्षेत्र था उसी में एक जगह था पंचेत। ठीक है, और ऐसा माना जाता था ना कि मानभूम के क्षेत्र में पंचेत स्टेट जो था, पंचेत राज बड़ा शक्तिशाली राज था। मानभूम किसका इलाका है? धनबाद का। तो मानभूम जो क्षेत्र है उसी में एक क्षेत्र था पंचेत, वहाँ पे पंचेत स्टेट बना, पंचेत स्टेट, पंचेत राज। अब पंचेत राज ऐसा माना जाता था कि बड़ा ही शक्तिशाली स्टेट था, बहुत ही मजबूत समृद्ध राज था। ठीक है, इसका संस्थापक, इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? तो जो काशीपुर के अनिल लाल जो राजा थे, काशीपुर के जो किंग थे, राजा थे अनिल लाल, इसने इसका स्थापना की थी। इस राज्य की स्थापना काशीपुर के राजा अनिल लाल से जुड़ी हुई है या उनसे की गई है। तीसरा, अब देखो कहानी क्या बता, पंचेत स्टेट का देखो कहानी सुन लो। पहला मैंने क्या बताया, मानभूम में एक क्षेत्र है पंचेत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट था, बड़ा पावरफुल राज था। तीसरी चीज मैंने बताई कि इसके संस्थापक कौन है? तो अनिल लाल हैं जो कि काशीपुर के राजा थे। अब इसकी कहानी सुनो, इसकी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप सुनोगे तो। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये जो पंचेत की महारानी थी, ये जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जा रही थी। यात्रा के दौरान ही इनको बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, अब जो बेबी हुआ उसको वो छोड़कर फिर अपना यात्रा कंप्लीट करने चली गई। और ये जो बेबी हुआ था ना वो अरुणा फॉरेस्ट में हुआ था। कौन सा फॉरेस्ट? अरुणा फॉरेस्ट, जो कि पंचेत में है। ठीक है, फिर समझना, इनकी जो महारानी है वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रही थी। जाते वक्त रास्ते में एक अरुणा फॉरेस्ट है जो कि पंचेत में ही है, वहाँ पे उनका डिलीवरी होता है। उनका जो बेबी होता है ना वो उसको छोड़कर फिर वो चली जाती है कहाँ? अपना जो जगन्नाथपुरी जा रही थी वहाँ चली जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि एक गाय ने, एक काऊ ने जिसका नाम कपिला था, क्या नाम था? कपिला, उसने इनका लालन पालन या पोषण पालन किया था। जब वो लौटते हैं तो फिर अपने बच्चे को ले जाते हैं, काफ़ी समय के बाद ले जाते हैं। सो इसलिए यही स्टोरी है जो यहाँ बताया मैंने। और ऐसा माना था कि यही बच्चा बड़ा होकर पंचेत राज्य का स्थापना करता है। कहानी क्लियर? क्वीन जा रही थी जगन्नाथपुरी, रास्ते में अरुणा फॉरेस्ट था जहाँ उनका डिलीवरी होता है। जो बेबी बच्चा पैदा होता है वो बाद में उसे छोड़ के चली जाती है अपनी यात्रा पे ही। बाद में लौटने के बाद बहुत दिनों बाद बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस बच्चे का लालन पोषण जो पालन होता है वो एक गाय ने किया था जिसका नाम कपिला था, और ऐसा भी माना जाता है कि यही बच्चा बाद में बड़ा होकर पंचेत राज्य का स्थापना करता है। इसीलिए पंचेत राज्य का जो स्टेट एम्बलम है, राजकीय, क्या आप बोलते हो, राजकीय प्रतीक जो है वो कपिला गाय का पूंछ है, ठीक है, या काउ टेल ऑफ, ठीक है, टेल ऑफ कपिला काउ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिला गाय का जो पूंछ है वो किस राज्य का प्रतीक था, तो पंचेत स्टेट का, पंचेत स्टेट का, ठीक है। इसीलिए ये जो राजा हुआ, ये बच्चा को जिसका पोषण पालन एक गाय ने किया था, इसीलिए इस किंग को गौमुखी किंग भी बोला जाता है, गौमुखी किंग। तो ये दो वर्ड आप याद रखना कि जब द टेल ऑफ कपिला काउ या कपिला गाय की पूंछ किस राज्य का राजकीय प्रतीक था, तो पंचेत। दूसरा कि किसको गौमुखी किंग कहा जाता है, तो पंचेत के राजा को गौमुखी किंग कहा जाता है। आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें याद रखने वाला यही 2 पॉइंट था, बाकी ये तो कहानी थी, ठीक है। चलिए, ये देखो पूरा हिंदी में डिस्क्रिप्शन मैंने किया हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता भी रहा हूँ। नाउ आई फील कि मैं इंग्लिश कम ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में ज़्यादा है। अब देखो, हम आते हैं रामगढ़ स्टेट की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले जब हम नागवंश पढ़ रहे थे तो हमने रामगढ़ स्टेट की चर्चा की थी। हमने एक स्टोरी आपको बताई थी प्रतापकर्ण के बारे में, और आपको बोला था कि ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही आगे चल के रामगढ़ स्टेट बनाता है। किसी को याद है? अच्छा बताओ, सच सच मैं जितना लेक्चर बताता हूँ तुम लोग पढ़ के कहीं लिखते उखते हो, याद वाद करते हो, रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? किया करो, बहुत हेल्प मिलेगा। एग्जाम के समय आपको प्रेशर ही फील नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखो, रामगढ़ स्टेट कैसे बना। पहले तो इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक बागदेव हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ होगा, बागदेव सिंह जो है इसके स्थापना की थी 1368 AD में, 1368 AD में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामगढ़ स्टेट, ठीक है, संस्थापक बागदेव सिंह। अब देखो ऐसा है कि बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ये दोनों नागवंशी रूलर के फ्यूडेटरीज थे, ठीक है। कहने का मतलब सामंत थे, या मान लो तुम आपकी नौकर थे, ठीक है। नागवंश जो नाग डायनेस्टी थे उनके यहाँ ये दोनों बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह दोनों काम किया करते थे, उस राजा को ये सर्व किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ गया। कहानी है, कहानी सुनो, ठीक है। रामगढ़ स्टेट फाउंडर बागदेव सिंह 1368 AD में। अब कहानी ऐसी है कि बागदेव सिंह और सुखदेव सिंह, ठीक है, सिंहदेव सिंह सॉरी, ये दोनों नागवंश राजा के यहाँ काम करते थे, उनके सेवक थे। दोनों में कुछ डिफरेंसेस आया, ये दोनों भाई उठ के चले गए अलग जगह। अब जो जगह गए वो था कर्णपुरा, ठीक है। अब आपको याद होगा कि प्रतापकर्ण जो था नागवंश में, हमने बताया था, चलो पहले वहाँ ले चलते हैं, आपको शायद याद आ जाए वो कहानी, वो जुड़ी हुई कहानी है। देखो ये प्रतापकर्ण मैंने कल बताया था। प्रतापकर्ण के पीरियड में घटवार किंग ने रिवॉल्ट किया था, तमाड़ किंग ने इनको अटैक किया था खोखरागढ़ में। इन्होंने क्यारीगढ़ से बागदेव सिंह को बुलाया, उन्होंने मदद किया जीतने में, और इन्होंने कर्णपुरा का उन्हें किंग बना दिया। यही कर्णपुरा आगे चल कर रामगढ़ राज बना, रामगढ़ स्टेट बना। देखो सब कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, अगर आप पढ़ते जाओगे ना आप, यू विल हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलो कहाँ गया हमारा रामगढ़ स्टेट। अब देखो, तो बस उतनी ही बात है कि देखो दोनों भाइयों के बीच में पहला पॉइंट था बागदेव सिंह ने संस्थापक थे, दूसरा पॉइंट मैंने बता ही दिया था, दोनों सेवा करते थे नागवंश के यहाँ। फिर दोनों भाइयों में कुछ अनबन हो गया, दोनों चले गए कर्णपुरा में, जाके अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। यह ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि नागवंशी राजा जो थे प्रतापकर्ण, उनको तमाड़ के किंग ने अटैक किया था खोखरागढ़ में, और इन्होंने उनसे मदद मांगी, इनने उनकी मदद की, वो जीत गए। इन्होंने कर्णपुरा को इनका कर्णपुरा का जो इलाका था इनको दे दिया, इनको वहाँ का राजा बना दिया, और ये बाद में वही रामगढ़ स्टेट के रूप में कर्णपुरा निकला। सो दिस कर्णपुरा गिव्स राइज टू रामगढ़ स्टेट। ये कर्णपुरा बाद में रामगढ़ राज्य में को जन्म देता है। पूरी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी भाई कैपिटल है। देखो क्षत्रिय राजवंश में जहाँ राजधानी की बात आएगी ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुद ब खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखो बागदेव सिंह इसके संस्थापक थे। तो रामगढ़ स्टेट की पहली राजधानी बनी सीसिया। पहली राजधानी बनी कौन? रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी बनी सीसिया। किसने बनाया? बागदेव सिंह ने बनाया। और दूसरी राजधानी भी बागदेव सिंह ने बनाया था, जिसका नाम था उर्दा। हिंदी में से बोलते हैं उर्दा, ठीक है। दूसरा, बाद में हेमंत सिंह ने राजधानी को शिफ्ट कर दिया बादम में, यह आपका बादम है। फिर दलेर सिंह ने शिफ्ट कर दिया राजधानी को रामगढ़ में। फिर तेज सिंह ने राजधानी को शिफ्ट कर दिया ईचक में।
और फाइनली जो रामगढ़ स्टेट की जो फाइनल राजधानी बनी, जो कि बनी पदमा, जिसे किसने किया? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पदमा आपको पता होगा एक जगह है हजारीबाग में। चलो मुझे बताना कमेंट में कि पदमा हजारीबाग से कौन सी नदी निकलती है। मैंने बताया है और टॉपसी में ही बताया, मैंने बहुत बार बताया है। मुझे कमेंट से बताना है कि पदमा हजारीबाग से कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है। सो देखो, बागदेव सिंह ने सबसे पहला कैपिटल रामगढ़ का बनाया सीसिया में, उन्होंने ही फिर दूसरा बनाया उर्दा में, फिर हेमंत सिंह ने बनाया कहाँ? बादम में, फिर दलेर सिंह ने कहाँ बनाया इसे? रामगढ़ में, फिर तेज सिंह ने बनाया ईचक में, और फाइनली ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने इसका कैपिटल बनाया पदमा, जो कि हजारीबाग से 22 किलोमीटर का एरिया है। अब इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखो कि महाराजा कामाख्या नारायण सिंह को अगस्त 1937 में सत्ता प्रदान की गई थी और वो रामगढ़ राज्य के अंतिम शासक थे। तो यहां से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि रामगढ़ राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो महाराजा कामाख्या नारायण सिंह। महाराजा कामाख्या नारायण सिंह, याद कर लो, महाराजा कामाख्या नारायण सिंह अंतिम शासक थे रामगढ़ राज्य के। तो भाई क्यों बताया गया? हर किसी में तो अंतिम शासक नहीं बताया गया, इनमें क्यों बताया गया? इसका एक स्पेशल रीजन है। रीजन ये है कि रामगढ़ स्टेट को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। जो बिहार में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, जो बिहार सुधार का भूमि सुधार कानून बना था, जो कि 1955 में बना था, 1955 में अनुच्छेद 3 के तहत। तो अब पूरी कहानी को हम जोड़ते हैं। 1955 में अनुच्छेद 3 1955 आर्टिकल 3 के तहत में जो भूमि सुधार कानून बना था, उससे रामगढ़ स्टेट का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपसे पूछा जाता है कि जो लास्ट लैंड रिफॉर्म एक्ट बना 1955 में अंडर द आर्टिकल 3, उस समय रामगढ़ स्टेट में कौन राजा राज कर रहे थे, कौन शासक राज्य कर रहे थे, जिसके बाद रामगढ़ स्टेट को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया? तो महाराज कामाख्या नारायण सिंह, ठीक है। MKNS। मुझे कुछ नहीं समझना, अगर आपको याद नहीं होता है तो याद कर लो, मुझे कुछ नहीं समझना। महाराजा कामाख्या नारायण सिंह, लेकिन समझना है, मैं जो बता रहा हूँ उतना समझना है, ठीक है। जस्ट किडिंग, मैं आपको एक तरीका दे रहा था कि आपको कैसे उस चीज़ को याद आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा रामगढ़ स्टेट की कहानी। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें आप याद रखना, ये कैपिटल वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी सीसिया उर्दा पूछा जाता है, ईचक पूछा जाता है, पदमा पूछा जाता है, ठीक। और बागदेव सिंह की कहानी मैंने बताई थी। संस्थापक बागदेव सिंह, बागदेव और सिंहदेव दोनों नागवंश के यहाँ सेवक थे। कुछ डिफरेंस हुआ, दोनों निकल गए, कर्णपुरा पहुँचे। प्रतापकर्ण को किंग ऑफ तमाड़ा अटैक किया था, उसको बचाते हैं, कर्णपुरा का इन लोग को राजा बना दिया था। वही बाद में रामगढ़ स्टेट बनता है। पहला कैपिटल सीसिया, दूसरा उर्दा, तीसरा बादम, चौथा रामगढ़, पांचवा ईचक, छठा पदमा, ठीक है। फिर 1955 आर्टिकल 3 लैंड रिफॉर्म बिल आया, रामगढ़ स्टेट क्लोज हो गया। MKNS, मुझे कुछ नहीं समझना नहीं। महाराजा कामाख्या नारायण सिंह लास्ट रूलर थे। देखो पूरी कहानी मैंने बोल दी आप लोग के लिए। अब आज का लास्ट स्लाइड, यहाँ क्षत्रिय राजवंश खत्म होता है, ठीक है। आई होप मैं जो भी बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं आप लोग के लिए लगभग सुबह तक वीडियो शूट करता हूँ। सो आपको जो बताया जा रहा है प्लीज़ आप उसको अच्छे से समझना, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला। तो चलिए अब बात करते हैं खड़गड़िया स्टेट की। खड़गड़िया राज्य, देखो खड़गड़िया राज्य जो है ना, ये लगभग 15 सेंचुरी में हंसराज देव जी ने इसका स्थापना किया था। और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि हंसराज देव जी जो थे वो एक साउथ इंडियन थे, दक्षिण मूल के, दक्षिण भारतीय थे, ठीक है। दक्षिण मूल के लोग थे, ठीक है। ये एक दक्षिण भारतीय थे, साउथ इंडियन थे। तो हंसराज देव 15th सेंचुरी साउथ इंडियन, ठीक है, ने खड़गड़िया स्टेट का स्थापना किया था। अब इसमें देखो एक और चीज़ है, ये हजारीबाग से जो गया का इलाका है, इसमें इन्होंने लगभग 90 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। तो जब यहाँ आए थे ना, तो एक जाति थी, जो जाति का नाम है बंदा खेत या बंद खेत, आपको मिलेगा, ठीक है, बंद खेत जाति। तो कहा जाता है कि जब हंसराज देव जी लोग यहाँ पे आए, तो हजारीबाग से जो गया का क्षेत्र रहा, इस पूरे क्षेत्र में बंद खेत जाति रहती थी। इस पे इन्होंने अटैक किया, इस जाति को हराया और लगभग 90 किलोमीटर का पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया। तो दो प्रश्न बनते हैं कि खड़गड़िया स्टेट को किसने एस्टैब्लिश किया था? तो भाई हंसराज देव ने। कब? 15 सेंचुरी में। वो एक साउथ इंडियन थे। और किस जाति को हराकर कहाँ से कहाँ तक? तो बंदखेत जाति को हरा के हजारीबाग से गया तक का लगभग 90 किलोमीटर का क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया था। ये हो गई खड़गड़िया स्टेट खत्म।
एकदम कहानी जैसा चल रहा है सीक्वेंस, इसको तोड़ना नहीं है। 2 और बचा है, इसके बाद हम क्षत्रिय राजवंश को भूल जाएंगे कि हमने इस पर मेहनत करी है। जो भी है कहानी है, बस कहानी याद रखना है। अब आओ ढाल डायनेस्टी, ये दालभूम का इलाका है। देखो दालभूम कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम जो पड़ता है ना, पूर्वी सिंहभूम जिसमें जमशेदपुर है। इवन आपका जो जमशेदपुर में एयरपोर्ट है ना, उसको दालभूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब जो नया एयरपोर्ट बनेगा दालभूम में ही बन रहा है, हवाई अड्डा, जो सोनारी में पहले था। ठीक है, तो देखो ढाल डायनेस्टी जो है ना, ये दालभूम रीजन, ये ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें कि ढाल किंग, ढाल राजा राज्य किया करते थे। तो ढाल डायनेस्टी कहाँ राज करती थी? दालभूम के क्षेत्र में, जो कि ईस्ट सिंहभूम के अंदर आता है। बस दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ये धोबी कास्ट के थे, धोबी जाति के थे। ठीक है, और शांति के प्रवर्तक थे। ठीक है, शांति के हिमायती थे। तो एक तो हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इतना ही चीज, जितना लिख रहा हूँ उतना ही याद करना, बाकी कहानी पढ़ने मत लिखना। दालभूम कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में, सिंहभूम का क्षेत्र है। ढाल डायनेस्टी वहां रूल करती थी। दूसरा, धोबी कास्ट, और एक ये कि पीस को ये एडवोकेट करते थे। ठीक है, हिमायती थे पीस को लेके। ठीक है, अब देखो जो ढाल वंश था, उसका ऐसा कहानी माना जाता है कि इसने क्या किया था कि एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी। ठीक है, ढाल किंग ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी, और जिसका जो बच्चा जन्म हुआ उसी ने दालभूम राज की स्थापना की। ठीक है, मतलब ढाल किंग ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की थी, और उससे जो पुत्र इसे पैदा हुआ, जो बच्चा जन्मा, उसी ने दालभूम राज की स्थापना की थी। इसका जो रीजन था, इसका जो पीरियड था, उसमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिला, और लोकली पीपुल इसे बहुत सपोर्ट भी किया करते थे। और फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है, और कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि की प्रथा जो थी ना, इस राजवंश में फेमस थी। ये जो सरायकेला स्टेट था, इसमें बस 2 ही पॉइंट आपको जानना है, इसके बारे में और कोई प्रचलित बात है नहीं। एक तो ये कि इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा बिक्रम सिंह। राजा बिक्रम सिंह जो थे, इस सरायकेला स्टेट के, सरायकेला जो राज्य था, उसके संस्थापक थे। और दूसरा कि ये 1620 AD में स्थापित किया गया था। बस 2 ही पॉइंट। सरायकेला स्टेट के बारे में क्या जानना है कि राजा बिक्रम सिंह इसके संस्थापक थे, और 1620 AD में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो जब इस पूरे आप स्लाइड को देखिएगा, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर किसी को स्टिल कोई दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछना, और जिन्होंने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम एक के बाद एक करके अभी हिस्ट्री चल रहा है, अभी ज्योग्राफी का भी एक लेक्चर आने वाला है। अच्छा, कोई मैथ्स में बोल रहा था नंबर सिस्टम के वीडियो डालने के लिए, जस्ट मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है नंबर सिस्टम का ही है। सो टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट में उसका उत्तर भी चाहिए कि पद्मा जो हजारीबाग में है, वहां से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं।